तो उसमें ओवरऑल 2 मोल्स ऑफ NO यूज हो चुके हैं और 1 मोल ऑफ HCl यूज हो चुका है। ठीक है, इसलिए सेकंड स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। समझ आई? ओके मैम, यस और मैम। वाला क्यों नो नहीं? मैम। देखो आपके पास मुझे पहले तो ये बता दो कि जो ऑर्डर्स को मैं जिस तरह से यूज कर रही हूँ वो बात समझ आइए। NO का ऑर्डर 2 है, हाइड्रोजन का 1 है। दैट मीन्स जो मैं उस स्टेप जी को मैम। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहूंगी जिस स्टेप के होने तक लेफ्ट साइड पे 2 मोल्स ऑफ NO यूज हो चुका हो और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज हो चुकी है। ठीक है, अब जब मैं ढूंढने लगी हूँ इस चीज को तो पहले स्टेप को देखा, वहां पे 2 मोल्स ऑफ NO तो यूज हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन यूज नहीं हो रही फर्स्ट स्टेप में, इसलिए फर्स्ट स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं है। ठीक है, सेकंड स्टेप पे आए तो सेकंड स्टेप तक 2NO तो यूज हो चुका है। देखो पहला स्टेप हुआ तो सेकंड स्टेप हुआ है ना, तो सेकंड स्टेप तक 2NO ठीक। यूज हो चुका है और साथ में सेकंड स्टेप के अंदर हाइड्रोजन भी यूज हो रही है और कितनी यूज हो रही है 1। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो सेकंड स्टेप में पूरी हो चुकी है, तो इट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। थर्ड क्यों नहीं है? बिकॉज थर्ड तक होने तक NO 2 यूज हुए और हाइड्रोजन भी 2 यूज हो गए। ठीक है, हमें हाइड्रोजन सिर्फ एक यूज करना था अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर्स, तो इससे थर्ड इसलिए गलत है। क्लियर हो गया? मैम, मैम एक और भी क्वेश्चन है इसी के अंदर से। मैम अगर क्या कहते हैं ये वाली हमें सिर्फ ये वाली चीज दी हुई हो, द रिएक्शन इज बिलीव्ड टू प्रोसीड इन 3 स्टेप्स, के नीचे नीचे वाली जो चीज हमें गिवन है ना, सिर्फ यही है पता, इससे हमें कह रहा है कि हम इससे ऑर्डर्स फाइंड आउट करें, तो वो कैसे करेंगे? उसने स्लो मार्क किया हुआ होता है। अगर आपको उसने ऑर्डर्स नहीं बताए हुए, आपको मैकेनिज्म दिया हो, स्टेप्स दिए हुए हो और आपसे उस स्टेप्स की बेस पे कह रहा हो कि आप ऑर्डर्स पता करें या रेट इक्वेशन लिखें, तो उसको लेबल करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है। ठीक है, तो अब अगर उसने पहला इस स्टेप को स्लो स्टेप लेबल किया हुआ होता तो हमें पता लग जाता कि वहां पे इस स्टेप के लिए पॉइंट वही है कि इस स्टेप में NO कितने मोल यूज हो चुका है 2, हाइड्रोजन यूज नहीं हुई। तो मैं क्या कहती है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO 2 है, सेकेंड ऑर्डर है, और हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर जो है वो 0 है, अगर उसने फर्स्ट स्टेप को स्लो लेबल ठीक है किया मैम, हुआ। समझ आओ। इस तरह से सेकंड को चेक करना है, थर्ड को जिसको भी उसने लेबल किया हुआ। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, स्लो स्टेप को हमने स्टडी करना है और उसके साथ हिसाब से आंसर करना है। ओके, और क्वेश्चन? इसके अलावा ऐड करने हैं, आपने सारे ऑर्डर्स को ऐड करना होता है। जो इंडिविजुअल ऑर्डर्स है ना हर रिएक्टेंट के, उनको ऐड करना है। जैसे इन दिस केस NO का ऑर्डर 2 था, हाइड्रोजन का 1 था, तो ओवरऑल ऑर्डर 3 हो गया। ठीक है, जो भी मैम एक आप, क्वेश्चन है। हाँ जी, मैं एक मिनट बात करूं कि आप लोग जो आजकल मैं एस को भी यही बता रही थी कि आजकल ना आप लोग जो अपनी कंफ्यूजन से एक तो पहले ही बता दिया करो कि जी हमने अब पूछने हैं क्वेश्चन ना, जिसने भी पूछते हो ग्रुप में आप मैसेज कर दिया करो। ठीक है, और साथ में ये भी क्लियर कर दिया करो कि आपका जो टाइम है ना, जो 11:15 वाला, ये आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, 11 आपको रेगुलर क्लासेस लेने की आजकल जरूरत नहीं है। आजकल आप लोगों का टाइम है सेल्फ स्टडी का। आपने मैक्सिमम जितनी खुद करोगे ना काम, मतलब रिवीजन करो, पास पेपर्स करो, उतना आपकी बेटर तैयारी होगी। सिर्फ उस काम में करते हुए जा रहे जो जहाँ पे आप कंफ्यूज हो, जो आपको समझ ही ना लगे कि कोई क्वेश्चन है वो करना कैसे है, तो वहां पे फिर ज्यादा आपने टीचर को बताना है कि भी आप ये वाली चीज है ना, ये मैं मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। बेशक आप ये मत बताओ कि कौन सी चीज में चाहिए, बस बता दो कि जी आपको कुछ पास पेपर क्वेश्चन है जो आपने पूछने हैं, तो इसलिए मैं कल अटेंड करूंगा क्लास। ठीक है, तो उस वक्त आप फिजिक्स, अगर आपको सेम प्रॉब्लम ऐसे ही फिजिक्स में आ रहा है तो आप केमिस्ट्री छोड़ के फिजिक्स ले लो, बायोलॉजी जो भी आप लेते हो। अगर आपको केमिस्ट्री वाली कंफ्यूज करी है चीजें तो आप केमिस्ट्री वाली क्लास ले लो। ठीक है, आपने सारा अपना टाइम वेस्ट ये प्लीज मत करो कि 8 o'clock से लेके 2 o'clock तक बैठे हो टीम्स के ऊपर और खाम खा की क्लास ले जा रहे हो। सेल्फ स्टडी उसको मैक्सिमाइज करो।
जी ऐसा ना, आप पूछ रहे थे कुछ। मैम क्वेश्चन ये है, मैम ऐसे ही पढ़ देता हूँ। Suggest why हम्म transition element often show variable oxidation states in their compounds, हम्म but typical हम्म S block elements such as calcium do not. हम्म। देखो जब आपने एक तो ये ध्यान में रखो कि कंपैरिजन है तो दोनों का कमेंट बनाना है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए आपने कमेंट क्या बताना होता है कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4s के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट किसमें, 3d में। तो आपने बताना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे हैव देयर वेल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स। नाम बता दिया ऑर्बिटल्स के, ठीक है। फिर आपने बताना है उनके बीच में एनर्जी गैप, डेल्टा ई इज स्मॉल बिटवीन 4s एंड 3d। डेल्टा ई का कमेंट बनाया, ठीक है, स्मॉल है तो इसलिए सो बोथ 4s एंड 3d इलेक्ट्रॉन कैन बी इन्वॉल्व इन रिएक्शन। ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पूरा कमेंट पूरा हो गया कि 4s और 3d के ऑर्बिटल में उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। उन दोनों ऑर्बिटल्स में डेल्टा ई छोटी होती है, इससे दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन यूज हो सकते हैं। अब आते हैं कैल्शियम का या एस ब्लॉक एलिमेंट का। कैल्शियम के बारे में बता दो कि कैल्शियम हैज 2 electrons in 4s and after that electrons are present in 3p। उसी कॉन्फ़िगरेशन को बेसिक प्रैक्टिस आजकल तो कर रहे हो तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो कि और कैल्शियम के 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वहां पे खत्म हो जाते हैं, 3d में आते ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स, तो 3d खाली होता है, ठीक है। तो आपने एक तो बताया कि इसके 4s के बाद जो अगला ऑप्शन है ना जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो 3p का है। और वही इस तरह से कंपैरेटिव कमेंट बनाना है कि वहां पे डेल्टा ई बहुत बड़ी है, लार्ज एनर्जी गैप है between 4s and 3p. So electrons of 3p do not participate or get involved in reaction. मैम ये जो डेल्टा ई है, मैम ये इलेक्ट्रॉन के लूजिंग की वजह से आती है? नहीं नहीं, लूजिंग वजह से नहीं, ऑर्बिटल्स की एनर्जी का डिफरेंस बता रहे हैं ना, एनर्जी डिफरेंस है ये। अच्छा अच्छा ठीक। इसको ऐसे समझ लो कि आपके पास अगर एक ऑर्बिटल ये पड़ा हुआ है, दूसरा ओवरलैपिंग है उसके पास ही पड़ा हुआ है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो सकते हैं तो यहाँ से भी लूज हो सकते हैं ना। लेकिन अगर एक ऑर्बिटल यहाँ पड़ा हुआ है और एक यहाँ पड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से भी लूज हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी और चाहिए होगी। तो नॉर्मल रिएक्शन में अगर यहाँ से लूज हो रहे हैं तो बस यहीं से लूज होंगे, यहाँ से नहीं होंगे। यहाँ पे दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स लूज 4s के लूज कराओ या 3d के लूज कराओ, बहुत कम डिफरेंस होता है, तो इससे दोनों की पॉसिबिलिटी होती है। और बताओ। बस मैम। अम्मार आपके हैं और क्वेश्चन? मैम एक 2020 मई जून वेरिएंट 41 का क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7। यस मैम, उसका पार्ट 2A2 वो थोड़ा है तो आसान, पर पता नहीं ये ये क्वेश्चन मार्किंग स्कीम 7 थोड़ी है, समझ में नहीं आ रही। 7 का A2, ये वाला कह रहे हो आप? जी हमारी ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो आप?
माइक में इशू हो रहा है तो आप चैट में लिख दो, मैं देख लेती हूँ। मैम यही है। यही वाला, ओके। अच्छा, KSP आपने ऊपर एक्सप्रेशन लिखा, यूनिट दी कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ दिस। आप बस ये देख लो कि आपने KS, मैं लिखती हूँ एक्सप्रेशन, आप देख लो कि वहां पे आपने अगर वैसे ही लिखा हुआ है तो फिर आपका आंसर भी ठीक होगा। ये आपका KSP हो गया। सिल्वर की आपने जो कॉन्सेंट्रेशन लेनी है उसका स्क्वायर लेना है, और कार्बोनेट की आपके पास पावर 1 होगी। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर इंटू एक्स, दैट मेक्स 4x क्यूब। अब ये चेक कर लो कि आपने 4x क्यूब ही किया हुआ है इसको। मैम 2x² इंटू एक्स 2x³ नहीं होगा? नहीं, 2x, देखो 2x आपकी जो है ना सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, और उसकी पूरी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन। स्क्वायर है, ठीक है, बस समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, ओके, नेक्स्ट बता दो। बस ठीक है ये, बस। हो गए। अच्छा, अहाब आपके और हैं क्वेश्चन? तो ऐसा करती हूँ मैं, ये जो पेपर भी ओपन किया हुआ है ना, इसका ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ। लेकिन आप एक काम करो कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो, और उसमें जब कंफ्यूज हो जाना फिर आप उसको मार्क कर लिया करो कि ये हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो इसी पेपर का मैं अभी देख रही हूँ, ऑर्गेनिक का, देखते हैं इसमें अगर कोई मुश्किल है कि नहीं। यहाँ से आई थिंक स्टार्ट हुआ है, और ये मुझे लग रहा है कि हमने किया हुआ है। लास्ट टाइम जो हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें आप प्रेजेंट थे? हाँ, एक ही क्लास हुई है, ये लास्ट वीक हुई थी आई थिंक, थर्सडे को हुई थी। तो प्रेजेंट नहीं थे? अच्छा ठीक है, इसमें जो रिलेटिव बेसिसिटीज है, मुझे नहीं लगता इसमें कंफ्यूजन होगी, रिएक्शंस में शायद कंफ्यूजन हो। रिएक्शंस में आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रीवियसली प्रेजेंट है और बाद में वो किस में चेंज हो चुका है। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपके पास अमाइड है, ठीक है, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ उसका खत्म होके CH2 बन चुका है। सी डबल बॉन्ड ओ था और वो क्या बन गया, CH2। तो इसलिए आपने आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये बेसिकली रिडक्शन हुई है अमाइड की। तो उसके रीजन वगैरह वो आपसे पूछेगा। इस तरह से LiAlH4 होगा ना, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेलो ग्रुप पर लगा हुआ था, ब्रोमो लगी हुई थी, और ब्रोमो की जगह में NH2 आ गया। इससे क्या शो हुआ कि ये आपका हेलो अल्केन का रिएक्शन है, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। तो आप ये देखना है कि इसमें क्या रीजन डालते हैं हम, कंडीशंस वगैरह क्या होती हैं। मैं ढूंढती हूँ कोई एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा वाकई में कॉम्प्लिकेटेड था। ये तो बहुत ही आसान ही था। चलो ये वाला करते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा सा लंबा सीक्वेंस है, तो लेट्स सी कि आपके पास हर स्टेप में कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व है।
अच्छा यहाँ पे देखो आपके पास स्टार्ट उसने किया विद मिथाइल बेंजीन। आप देखो पहले स्टेप में हुआ क्या कि मिथाइल बेंजीन वहीं की वहीं है, सिर्फ वहां पे हुआ क्या है कि एक और अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो गया। अब आपको ये जहन में रखना है कि आपका जब बेंजीन रिंग के अंदर अल्काइल ग्रुप आता है तो ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो हमने पढ़ी थी वो वाला रिएक्शन है। अब उसके लिए क्या होता क्या है कि जिस कार्बन का बॉन्ड बनता है ना बेंजीन रिंग के साथ, उस कार्बन पे प्रीवियसली हेलोजन लगी हुई होती है। चाहे आप क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लगा दो। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि इस मिथाइल बेंजीन का असल में रिएक्शन किसके साथ हुआ है, विद दिस हेलोल्केन। 2 क्लोरो प्रोपेन के साथ रिएक्शन हुआ है। कैटलिस्ट पूछेगा तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारी कैटलिस्ट है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखा कि क्या चेंज आया है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही है, सिर्फ बेंजीन रिंग के अंदर एक नाइट्रो ग्रुप आ गया। तो इसका मतलब है कि ये आपकी बेंजीन की नाइट्रेशन हुई है, जिसको हम टाइप ऑफ रिएक्शन अगर हम आइडेंटिफाई करें तो ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी, इसकी सब टाइप क्या थी, अल्काइलेशन। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बेंजीन रिंग के अंदर रिप्लेसमेंट हुई है H में NO2 आ गया। क्वेश्चंस में फर्दर वो क्या पूछेगा कि क्या एड कंडीशंस बता दो। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया हमने यहाँ पे, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2 5 डिग्री सेंटीग्रेड हम प्रोवाइड कर। अच्छा, अगले में देखा चेंज क्या हुआ। बाकी सारा कंपाउंड वैसे ही है, नाइट्रो चेंज हो गया इनटू अमाइनो, NO2 से NH2 बन गया। अब ये जो आपके पास रिएक्शन है, इसको हमने कहाँ पे पढ़ा था, जब हमने फिनाइल बेंजीन की फॉर्मेशन पढ़ी थी। तो वो रिडक्शन हमने कहा था कि नाइट्रो बेंजीन को रिड्यूस करके अमाइनो बेंजीन बनती है। ठीक है, तो ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। पहले तो रिएक्शन आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे डालते क्या थे, टिन डालते हैं, HCl, टिन और HCl का बीच में एज ए रीजन एक्ट करे होते हैं और साथ में हीट करे होते हैं। ठीक है, मैम इसी कंडीशन। हाँ जी बोलो। मैम ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा? हाइड्रोजन से मतलब NO2 रिप्लेस हो रही है। हाँ ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली आप एक तो वैसे जहन में रख लो कि सिर्फ किसका हमने पढ़ा है, हेलो अल्कीन्स का। जब हेलोजन जाती है और उसकी जगह में कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। दूसरा हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे देखा, जो आपकी असाइल क्लोराइड थी, और वहां पे हो ही रहा था कि वहां पे क्लोरो जाती है और उसकी जगह में कोई ग्रुप आता है। ठीक है। बाकी जो आपके पास है, मैम ये जब सेम हाइड्रोजन के साथ नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, आपका हाइड्रोजन के साथ नहीं है। यहाँ पे NO2 रिड्यूस, उसने ऑक्सीजन लूज किया और उसमें एच आ गया, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। नहीं मतलब इससे पिछला वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहा था। हाइड्रोजन को मतलब नहीं, रिप्लेस NO2 से करेंगे। जिससे मर्जी कर दो। बेंजीन रिंग में से जब आप हाइड्रोजन निकाल के कुछ भी लगाते हो तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हमने उसका मैकेनिज्म पढ़ा के और उसकी रीजन भी पढ़ी थी कि बेंजीन रिंग के अंदर जब आपके पास रिएक्शन होता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ओके। वो खुद न्यूक्लियोफाइल होती है बेंजीन रिंग। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से नेक्स्ट रिएक्शन को देखो, उसमें देखा कि कहाँ चेंज आ रहा है, अमाइनो पे चेंज आ रहा है। NH2 की जगह में ये बन गया। अब इसको पहले तो आइडेंटिफाई कर लो कि ये बेसिकली डायजोनियम है। जब N2 प्लस Cl माइनस लिखा हुआ है ना, तो असल में इसका मतलब क्या है कि वहां पे N ट्रिपल बॉन्ड N है। ये असल में इससे बॉन्ड बनाया हुआ है बेंजीन के साथ। ठीक है, और जो बीच वाली नाइट्रोजन है ना, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। ये एग्जामिनर ने इसको शॉर्ट करके लिखा होता है, तो ये डायजोनियम है। तो फिनाइल अमाइन या अमाइनो बेंजीन से डायजोनियम कैसे बनता है उसको देख लिया कि वहां पे हमें क्या क्या डालना पड़ता है। NaNO2 और HCl का मिक्सर डालते हैं हम। टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास, हमें खुद नहीं लिखना चाहिए HNO2। ठीक है, एग्जामिनर खुद अगर कहीं पे लिख रहा होगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ज़ाहिर है। उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। HNO2 अवॉइड करना चाहिए, HNO2, बिकॉज HNO2 एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना।
हम हमेशा उसको मिक्सचर में बनाते हैं, तो इसलिए वी शुड बी राइटिंग मिक्सचर ऑफ NaNO2 प्लस HCl। अच्छा, अब जब ये बन गया, इससे अगला देखा कि अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है। अब देखो अब हुआ क्या, बाकी वैसा ही है सारा, सिर्फ ये जो पूरा डायजोनियम वाली साइड है ना, ये खत्म हो गई और इसके में OH आ गया, और ये असल में क्या बन गई है, फिनोल बन गई है। तो डायजोनियम जब रिप्लेस होता है तो आपके पास वहां पे आपका जो फिनोल बनाने के लिए वहां पे सीधा वाटर, मतलब एक्चुअली वहां पे हम कुछ डाल नहीं रहे होते, ये ऑलरेडी एक्वा सोल्यूशन में रिएक्शन हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि वहां पे आपने सिर्फ वार्म किया है इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, एक्वा सोल्यूशन को आपने वार्म किया है, टेम्परेचर आपका 10 से थोड़ा सा ऊपर चला गया। वार्म लिख दो या फिर आप लिख दो टेम्परेचर ग्रेटर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब ये बेसिकली ना सारी आपकी मेमोरी है, आपने ये सारे रिएक्शन अगर याद होंगे ना तो आप आराम से ये कन्वर्जन, तो अब अगर आपको याद है आपने सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे जो मैं भी आप लोगों को सिखा रही हूँ वो क्या, कि आप अभी फिलहाल ये सीखो कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि मैंने कौन सा रिएक्शन करना है। आपका जो चीज गायब हो रही है उसी जगह में जब दूसरी चीज आ रही है, तो मैं उसके हिसाब से सिर्फ सोच रही हूँ, रिकॉल कर रही हूँ नोट से कि असल में ये कौन सा रिएक्शन हुआ था, ठीक है। अच्छा, उससे आगे अब देखो ये इस स्टेप में मैंने चेक करना है कि हुआ क्या, सिर्फ ये अंदर वाला सर्कल गायब हुआ है, बाकी चीजें सारी वहीं की वहीं हैं। तो बेसिकली जो आपके पास यहाँ पे जो हर कार्बन पे हाइड्रोजन और कुछ भी ऐड नहीं हुआ ना, इसका मतलब है कि हर कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हुई है। तो हमने पढ़ा था एक रिएक्शन, वो जो निकल के साथ रिएक्शन था, बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, कि हम बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम उसका जो पाई बॉन्ड सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम एडिशनल रिएक्शन करा के। तो यहाँ पे H2 असल में ऐड हुई है और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा ये सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफी हमारी मेमोरी इन्वॉल्व है, तो इसलिए दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट ट्रिकी क्वेश्चंस, ये आपको सिर्फ चेक कर रहे होते हैं कि आपको चीजें याद है कि नहीं। हाँ, ये मजे का क्वेश्चन है, शुक्र है। हाँ, ये ऑर्गेनिक का एक थोड़ा मुश्किल आ गया, वो तो मुझे खैर याद नहीं है, वो भी देख लेती मैं। ये अभी जो मैं कराने लगी हूँ ना, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दिमाग का इस्तेमाल है, मतलब ये सिर्फ आपकी मेमोरी नहीं है, इसमें थोड़ा दिमाग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधे सिर्फ रिएक्शन ही पूछे हुए हैं। यहाँ पे देखो उसने क्या बताया हुआ है कि कुछ 4 कंपाउंड हैं और वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, ठीक है। और आगे उसने आपको बता दिया कि उन हर एक के अंदर बेंजीन रिंग भी है, 2 के अंदर काइल सेंटर है, बाकी 2 के अंदर नहीं है, ठीक है। और उसने आप कुछ रिजल्ट टेस्ट किए जिसकी बेस पे हमने कंक्लूड करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ज़ाहिर है इसे कि इसको देख के देखो, इसको देख के मुझे इतना तो आइडिया हो रहा है कि वहां पे अमाइनो एन है ना, तो एन का मतलब है कि वहां पे अमाइनो ग्रुप हो सकता है और साथ में ओ वाली फंक्शनल ग्रुप अलग लगा हो सकता है, या फिर अमाइड। एन वाले हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आपके बेसिकली ये वाले 2 हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें जो बीच में चेक करनी पड़ती हैं चीजें, डायजोनियम को देखना पड़ता है कि शायद उसका वो प्रेजेंट हो, डायजोनियम बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड हो, और काफी कम चांस होते हैं कि आप नाइट्राइल को भी देखना पड़ता है। तो एन वाले मतलब ये जो मैंने लिखा है ना, बेसिकली मैंने सिर्फ अपने दिमाग में रिकॉल किया है कि नाइट्रोजन वाली चीजें मेरे पास काफी सारी इस तरह की हो सकती हैं, तो इनमें से कुछ ना कुछ वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, तब एन वाला फंक्शन होगा। इस तरह से ओ प्रेजेंट एक ओ है, तो ये क्लियर कर लिया कि वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, वहाँ पे एस्टर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास फिनोल होगी, अल्कोहल होगी, मतलब OH आ सकता है, एल्डिहाइड कीटोन के चांस है, एक ऑप्शन होती है उनके अंदर, सही। ये आपके पास ऑप्शंस बन गए। अब मैं जरा यहाँ पे चेक करती हूँ मैम तो यहाँ पे उसने डायजोनियम क्या। कैसे होगा? ये डायजोनियम के लिए तो 2N चाहिए ना। डायजोनियम का आइडिया सिर्फ ध्यान में रखना है कि बिल्कुल 2N चाहिए। आइडिया ध्यान में रखना है कि आपके पास अगर ये जो आपकी अमाइनो है ना, ये आपकी अगर बेंजीन रिंग के साथ लगी हुई होगी, तो वो कंफर्मेशन के लिए डायजोनियम बनवा रहा होगा।
ठीक है, मतलब अमाइनों को हमने जब कंफर्म करना होता है ना कि ये आपकी एलिफैटिक अमाइन है या एरोमेटिक अमाइन है, तो वो कंफर्मेशन के लिए इधर जा रहा होता है। पहले डायजोनियम कंपाउंड बनवाता है, फिर उसकी डाई बनवाता है, वो जो हमने कपलिंग रिएक्शन नहीं किया था। ठीक है, तो अगर कपलिंग रिएक्शन हो गया इस कंपाउंड का, मतलब इसमें जो चीजें वगैरह डाल के उसमें बाद में कहता है कपलिंग रिएक्शन हो गया, इसका मतलब है कि इससे पहले डायजोनियम कंपाउंड बना है, फिर कपलिंग रिएक्शन हुआ है। उससे कंफर्म क्या हो जाता है कि ये अमाइन कौन सी वाली है, फिनाइल अमाइन है। जैसे यहाँ पे मैंने OH लिखा है ना, तो OH को आपने ध्यान में रखना है कि मैं सिर्फ OH नहीं लिख सकती, मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि ये अल्कोहल है, ये फिनोल है। इस तरह से जब अमाइनो प्रेजेंट हो ना, तो हम सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि अमाइनो प्रेजेंट है, हमें बताना पड़ता है कि ये फिनाइल अमाइन है या अल्काइल अमाइन है। ठीक है, ज़ाहिर है हम एरोमेटिक भी पढ़ चुके हैं ना, तो इसलिए हमें क्लियर करना पड़ता है कि ये एरोमेटिक फंक्शन ग्रुप है या एलिफैटिक फंक्शन ग्रुप है। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे उसने हमें कहता है कोल्ड HCl। कोल्ड आप लोगों को मैंने क्लास में भी बताया था कि जब कोल्ड कंडीशंस पे एसिड डाल रहा हो, तो बेसिकली वहां पे जो रिएक्शन पॉसिबल है वो सिर्फ इससे कौन रिएक्शन कर सकती है, बेसिस। ओनली बेसिस कैन रिएक्ट विद एसिड अंडर कोल्ड कंडीशन। ठीक है, सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल होता है। जे डिसॉल्व हो गई है, डिसॉल्व होने का मतलब है उसने रिएक्शन कर लिया, इसका मतलब है जे बेस है। के भी डिसॉल्व होगी, एल भी डिसॉल्व होगी, तो ये तीनों जो है ना ये बेसिस है। बेस का मतलब ये जो मैंने ऊपर ऑप्शंस लिखे हैं ना, अमाइन, अमाइड और नाइट्राइल, इनमें से कौन से ऑप्शन रॉन्ग हो चुके हैं? अमाइड रॉन्ग हो गया बिकॉज अमाइड बेस नहीं होते, नाइट्राइल रॉन्ग हो गया बिकॉज नाइट्राइल बेस नहीं होते। तो इससे पता लग गया कि ये जो तीनों है ना ये अमाइन है। अब मुझे सिर्फ ये कंफर्म करना है कि ये जो अमाइंस हैं ये बेंजीन रिंग के साथ अमाइनो ग्रुप सीधा लगा हुआ है या ये बेंजीन के बाहर किसी कार्बन कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। मुझे बता दो, पहला वाली बात समझ आ गई JKL की? जी। अच्छा, M के ऊपर आते हैं। M डिसॉल्व नहीं हुआ, इससे क्या पता लगा कि M बेस नहीं है, नॉट अ बेस। अब अगर ये बेस नहीं है, इसका मतलब है कि ये अमाइन नहीं है, इसके अंदर NH2 नहीं है। ठीक है, तो फिर जाहिर है क्या होगा, या तो अमाइड होगा और दूसरा ऑप्शन नाइट्राइल होगा। तो फिलहाल इसमें इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते फिलहाल। ठीक है, आगे चलते हैं। 2,4-DNPH डाला, ये किससे रिएक्शन दे देता है? ये कीटोन्स और एल्डिहाइड्स दोनों से देता है। ठीक है, जे में रिएक्शन हो गया, के में भी हो गया, एल में भी हो गया। इससे क्या पता लगा कि ये आपके पास आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, इसके अंदर एल्डिहाइड है इन तीनों में या फिर कीटोन। मतलब अभी तक इस रिजल्ट से हम ये नहीं बता सकते कि वहां पे वेदर देयर इज कीटोन और एल्डिहाइड, इतना बता सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक तो पक्का है। यहाँ रिएक्शन नहीं हुआ, तो इससे पता लग गया कि आपके पास CHO और कीटोन ये प्रेजेंट नहीं है, M के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, ये जो अगला रिएक्शन है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन डाली है, ये आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। रीजन को देखे हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, यहाँ पे पेल येलो प्रेसिपिटेट बन गए हैं। अब कनेक्ट करना है थोड़ा सा पीछे से, पेल येलो प्रेसिपिटेट रिमाइंड करा देती हूँ कि कब बनते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन में। जब कीटोन हो तो उसके अंदर ये वाला पार्ट हो, और अगर वो अल्कोहल है तो उसके अंदर ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट, तब आयोडोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल होता है। अब जैसे यहाँ पे हमने पेल येलो प्रेसिपिटेट पढ़ा ना, अब पीछे हमने कहा हम कंफ्यूज थे कि पता नहीं इसके अंदर एल्डिहाइड है या कीटोन है। यहाँ पे उसने कहा कि उसने आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे दिया है, तो इससे पता लग गया कि वो एल्डिहाइड नहीं है, वो कीटोन है। और कौन सी वाली कीटोन है? वो मिथाइल कीटोन है, CH3 डबल बॉन्ड O है इसके अंदर। समझ आई? तो जे के अंदर जो एक और चीज हमें कंफर्म हो गई है कि इसके अंदर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है जे के अंदर।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद के ने रिएक्शन नहीं दिया, तो के में CH3CO नहीं, एल ने रिएक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर भी CH3CO है। ठीक है, तो एल के अंदर कंफर्म हो गया। एम के अंदर नहीं हुआ रिएक्शन, वहां पे भी CH3CO नहीं है, वहां पे तो खैर हमने पहले ही बता दिया था कि वहां पे कीटोन और एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं। ठीक है, अब फैलिंग सोल्यूशन के ऊपर आया, फैलिंग से कंफर्म किस कौन होगा, एल्डिहाइड है कि नहीं। जे के अंदर नो रिएक्शन है, वो हम ऑलरेडी ऊपर ही देख चुके थे कि वहां पे कीटोन है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है। के अंदर एल्डिहाइड है, तो अब के अंदर हमें ये कंफर्म हो गया कि है एल्डिहाइड। एल के अंदर नो रिएक्शन, उसको ऑलरेडी हमने कंफर्म किया हुआ था कि वो कीटोन है और वो मिथाइल कीटोन है। एम के अंदर एल्डिहाइड कीटोन दोनों नहीं है, वो हम ऑलरेडी बता चुके थे। NaOH के साथ हीट करा रहा है, ये जो रिएक्शन है ना, ये दो चीजें दे सकती हैं। एक तो अगर किसी के अंदर एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब फिनोल प्रेजेंट है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो NaOH से रिएक्शन करेगा, वो तो कोल्ड कंडीशन में भी करेगा। हीट करने पे जो दूसरी चीजें हैं जो कि रिएक्शन करेंगी, वो कौन सी हैं, जो कि हाइड्रोलाइज हो जाती है। हॉट कंडीशंस पे चाहे एसिड हो या अल्कली हो, वो हाइड्रोलिसिस भी करा देते हैं। कोल्ड कंडीशंस पे वो सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने ये दोनों कंसिडर करने हैं। यहाँ रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब हाइड्रोलिसिस, ना इधर हाइड्रोलिसिस हो रही है, ना यहाँ पे कोई एसिड वगैरह प्रेजेंट है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। ठीक है, ये हाइड्रोलाइज हो गया है, और हाइड्रोलाइज होने के बाद आपके पास एक साइड पे एन वाली चीज बनी है, दोनों ऑर्गेनिक चीजें बनी है। अब वापस आते हैं, एम में मैं कंफ्यूज थी कि शायद ये वो है अमाइड या नाइट्राइल है। अमाइड और नाइट्राइल में से जो आपके पास नाइट्राइल है ना, ये जब भी हाइड्रोलाइज होता है तो ये एन वाली साइड इसकी कभी भी ऑर्गेनिक चीज नहीं दे सकती, वो हमेशा अमोनिया देगी, अमोनियम सॉल्ट देगी। ठीक है, एज वी आर गेटिंग टू ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम आफ्टर हाइड्रोलिसिस, तो पता लग गया कि ये एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है। एन वाली साइड पे कोई अल्काइल ग्रुप लगी हुई है, और इसलिए जब हाइड्रोलिसिस हुई है तो दोनों साइड से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आए, तो कंफर्म हुआ कि एम अमाइड, और कौन सा वाला है, एन सब्स्टिट्यूटेड, मतलब एन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन नहीं है, उनके ऊपर अल्काइल ग्रुप लगे। यहाँ तक कि मैम ये थोड़ा दोबारा तो एक्सप्लेन करें। कौन सा वाला, एम वाला जो है, यस मैम, ये एम वाला। एम वाले में हम कंफ्यूज किस चीज में थे अभी फिलहाल, कि वेदर देयर इज अमाइड और देयर इज नाइट्राइल। ठीक है, बिकॉज वो उसके अंदर अमाइन नहीं था, और बाकी उसके अंदर कीटोन वगैरह भी नहीं थे। अब जब हाइड्रोलिसिस हुई, तो हाइड्रोलिसिस के लिए मैं आप लोग को पहले तो थोड़ा रिमाइंड करा दूं कि हाइड्रोलिसिस जब होती है ना, तो C ट्रिपल बॉन्ड एन जो नाइट्राइल होता है हमारा, उसमें ऑर्गेनिक चीज सिर्फ C वाली साइड से आती है। एन वाली जो साइड है ना, वो आपकी इनऑर्गेनिक चीज बनाती है, और या तो अमोनिया बना देगी हमेशा, या अमोनियम आयन बना देगी, तो मतलब वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं होती। So nitriles after hydrolysis give us just one organic product. ठीक है, यहाँ पे उसने जब हाइड्रोलिसिस कराई है तो दो प्रोडक्ट्स बनी है, दोनों ऑर्गेनिक है, फॉर्मूले से नजर आ रहा है हमें। ठीक है, इससे पता लग गया कि ये नाइट्राइल नहीं है, ये अमाइड है। और अमाइड भी कौन सा वाला, उसको भी रिकॉल कर लेते हैं कि अगर हम सिंपल अमाइड को देखें, तो सिंपल अमाइड में भी आपका NH2 वाली जो साइड है ना, वो इनऑर्गेनिक चीज भी बनाती है। सी डबल बॉन्ड O वाली साइड पे आपका ऑर्गेनिक चीज बनती है। लेकिन हमने देखा कि जब हमारी N पे सब्स्टिट्यूशन हुई थी, याद है यहाँ पे जो हमने अल्काइल ग्रुप लगा के N सब्स्टिट्यूट अमाइड की हाइड्रोलिसिस की थी, मिथाइल या इथाइल वगैरह जब लगाया था, तो जब यहाँ ब्रेक होगा तो आपकी ये वाली साइड भी ऑर्गेनिक बनाएगी प्रोडक्ट, तो दोनों साइडों से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेगी हमारे पास इस केस में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे अब फाइनलाइज किया है कि एक तो ये अमाइड है, और कौन सा वाला अमाइड है, ये सिंपल अमाइड नहीं है, ये एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है। अब समझ आ गई है?
हमारे यस मैम आ गया। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट 6 में कहता है डाई एजोटाइजेशन कर रहे हैं। डाई एजोटाइजेशन का मतलब क्या है कि उसके अंदर वो रीजन डाल के ट्राई कर रहा है डायजोनियम कंपाउंड बनाने की, कि कहाँ कहीं बन सकता है तो बन जाए। और उसके बाद क्या कर रहा है, उसके अंदर अल्कलाइन फिनोल डाल रहा है। तो आप सोचो कि बेसिकली ट्राई क्या कर रहा है कि एक पहले डायजोनियम कंपाउंड बन रहा है, और जैसे डायजोनियम बने वो अल्कलाइन फिनोल के साथ कपलिंग रिएक्शन करके एजो डाई बनाए। तो बेसिकली ये जो आपके पास पूरा प्रोसेस है, उसका एंड रिजल्ट क्या है कि मेरे पास डाई बनी चाहिए। पहले तो मुझे ये बताओ कि प्रोसेस समझ आया ये जो लिखा हुआ है इसमें? जी मैम। ठीक है। अब जहां पे डाई बन, अब ये वाला प्रोसेस है ना, ये बेसिकली हमने क्यों यूज कर रहे हैं, जब मैं अभी आपको पहले बताई थी, अब मार ने क्वेश्चन पूछा, तो ये हम बेसिकली ये डिसाइड करने के लिए यूज कर रहे होते हैं कि आपका फिनाइल अमाइन कहाँ पे है। डायजोनियम बनता ही फिनाइल अमाइन से है। जो अल्काइल अमाइन थी उसका हमने पढ़ा था कि वो डायजोनियम कंपाउंड नहीं बनाती, ठीक है, तो ज़ाहिर है फिर उनके कपलिंग रिएक्शन भी नहीं होते। तो डाई जहां पे आपकी डाई बन गई ना, वहां पे हम कंक्लूड क्या करेंगे, वो फिनाइल अमाइन है। पहले वाले में नहीं बनी, क्योंकि जो मैंने अमाइनो अभी तक फिलहाल लिखा हुआ था ना, इसको मैं क्लियर कर लूंगी कि ये आपका अल्काइल अमाइन है। अब मुझे कंफर्म हो गया कि इसके अंदर जो अमाइनो है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले में डाई बन गई, इससे क्या पता लगा? अगेन अब मैंने सिर्फ जो पहले NH2 लिखा हुआ है, इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ कि इसके अंदर असल में फिनाइल अमाइन, इन अदर वर्ड बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली NH2 लगा हुआ है, ठीक है। बाकी सब में नहीं बने। सो इसमें आपका एल में अमाइनो था, तो ये अल्काइल अमाइन, ठीक है। और एम में तो अमाइन ही नहीं था, तो ज़ाहिर है उसमें तो अमाइड हम फाइनल कर सकें। तो अभी तो हमने वर्किंग कर ली है, इसकी बेस पे हम आगे देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले वो हमें कह रहा है कि यूज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स टू डिटरमिन दी ग्रुप्स इन एडिशन टू दी बेंजीन प्रेजेंट इन ईच ऑफ द 4 आइसोमर्स। तो आपके पास जे के अंदर जो हम आंसर जो हम ऊपर वर्किंग किया ना, वो हम लिख देंगे कि जे के अंदर अल्काइल अमाइन हमने एक तो लिखा फाइनल किया कि वो प्रेजेंट है, और दूसरा हमने फाइनल किया कि इसके अंदर मिथाइल कीटोन है। चाहे आप इस तरह लिख दो, अगर आप इसी में वर्डिंग लिखना चाह रहे हो तो मिथाइल कीटोन लिख दो, ठीक है। दूसरे वाले में के वाले में आई थिंक हमारी एल्डिहाइड कंफर्म हुई थी। आप बेसिक सिंबल लिख दो या नाम लिख दो एल्डिहाइड, और दूसरा इसके अंदर फिनाइल अमाइन कंफर्म हुआ था। एल के अंदर हमने एक मिथाइल कीटोन एक तो आइडेंटिफाई की थी, CH3CO प्रेजेंट है, और अल्काइल अमाइन। तो एल और जे के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स है ना, वो एक जैसे हैं। एम के अंदर हमने एन सब्स्टिट्यूट अमाइड। अब ये जो एन सब्स्टिट्यूटेड है ना, ये एग्जाम्स में लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम अमाइड ही लिख दें तो चलता है। ये हमें खुद पता होना चाहिए कि ये सिंपल वाला अमाइड नहीं बनाना, जब ज़ाहिर है हम जब स्ट्रक्चर बना रहे होंगे हमने एन सब्स्टिट्यूट बनाना है। लेकिन एग्जामिनर को ये चाहिए नहीं होता, उसको होता है कि भी सब्स्टिट्यूटेड है या नहीं है तो अमाइड ही ना। तो अगर हम ये नहीं भी लिखें तो चलेगा, ये मस्त है क्या हम, ठीक है। अब इससे अगला उसमें ज़ाहिर पूछना होगा कि इससे आप स्ट्रक्चर बना दो। आगे जरा पहले देख कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं जल्दी। Name the type of reaction occurring in test 5 that converts M into P and Q, जो दो प्रोडक्ट बन गई थी, ये जो रिएक्शन था, तो वो आपका क्या है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अच्छा, सजेस्ट स्ट्रक्चर्स फॉर कंपाउंड्स P and Q, ये जो आपके पास है। अब देखो यहाँ पे आपके पास N वाली चीज है और ये C6 है, इसका मतलब है वो जो बेंजीन रिंग उसने कहा था ना कि ओरिजिनल कंपाउंड में बेंजीन रिंग है, तो वो N वाली साइड पे गया है। तो पहले तो बेंजीन रिंग बनाया इसने, और अमाइड है तो जाहिर सी बात है जो अमाइड की हाइड्रोलिसिस होगी तो उसमें एन 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 एच वाली साइड जो है उस पे एक्चुअली एन पे एच आके ऐड होता है। तो अब मैंने हाइड्रोजन काउंट करने के मेरे पास यहाँ पे सारे एन तो लगा ही लगा है, हाइड्रोजन देखती हूँ कि मेरे पास कितने हैं, 7 है, तो 5 यहाँ पे, ठीक है, तो 2 यहाँ पे। उससे कंफर्म कर लिया कि आपके पास NH2 है, ठीक है। आपका
हमने उसको प्रोटॉन नहीं उसके ऊपर ऐड करके प्लस वगैरह लिखा। दूसरी साइड C3H5O2Na है, तो ये बेसिकली आपका जब सोडियम के साथ बनता है तो ये सॉल्ट बनता है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइड की अगर आपको हाइड्रोलिसिस याद होगी ना एन सल्फ्यूरिक अमाइड की, तो आप आराम से फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 3 कार्बन वाला मुझे एसिड बना के उसका सॉल्ट बनाना है। ये हमारे पास का स्ट्रक्चर हो गया। आइसोमर देख के एल एन एम ऑल है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसने रिमाइंड कराया हमें। यूज इंफॉर्मेशन इन ए टू सजेस्ट अ स्ट्रक्चर, ड्रॉ दीज बॉक्सेस, ड्रॉ सर्कल्स अराउंड। और 2 के अंदर कायल कार्बन थे शुरू में, याद है? तो अब हमने जब जब इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं ना, तो हमने ये इन्फॉर्मेशन अब सारी यूज करनी है। टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है कि ये फॉलो हो रहा हो, हर कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग आ रहा हो, 2 के अंदर सिर्फ कायल कार्बन हो, ठीक है, और बाकी फंक्शनल ग्रुप्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब पहले जे को बनाते हैं। जे में देखो हमने अल्काइल अमाइन हमारे पास था और मिथाइल कीटोन भी थी। अब इसका मतलब है पहले मैं बेंजीन रिंग बना लेती हूँ। अब मैंने अमाइन लगाना है, लेकिन अमाइन मैंने किसके साथ लगाना है? बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं बीच में पहले कार्बन लगाती हूँ और उसके बाद NH2 लगाती हूँ, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर मिथाइल कीटोन भी लगानी है। अब मिथाइल कीटोन को मैं यहाँ पे अलग से लगा लेती हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, बाद में मैं एडजस्ट कर लूंगी कि मैं इन दोनों को मैं एक ही इनको इकट्ठा ही लिख दूं या अलग अलग पोजीशन पे लिखूं, ठीक है। अब मैं पहले तो कंफर्म कर लेती हूँ कि मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा हो गया कि नहीं। 9 कार्बन चाहिए थे मुझे, 6 यहाँ पे हो गए, 6 7 8 9। इसका मतलब मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा हो गया, ठीक है। अब मैंने सिर्फ देखना है कि मैं इसमें पॉसिबिलिटीज क्या, तो जे और एल आइसोमर थे, इनमें देखो एक जैसी वो थी, फंक्शनल ग्रुप एक जैसे थे। तो इसलिए मैं यहाँ पे ना जो दूसरा ऑप्शन जहन में आ रहा है वो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। और बी केयरफुल, आपको एक जो 2 कंपाउंड है ना उसमें कायल सेंटर भी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास काफी सारे ग्रुप्स है ना, तो इसका मतलब हम कायल सेंटर बना सकते हैं। तो मैं ये जो ये वाली कार्बन है ना इसको कायल बनाने के ट्राई कर रही हूँ। इसके पास एक हाइड्रोजन रहने देती हूँ, एक NH2 लगा हुआ है, ठीक है। और इसी कार्बन के ऊपर जो ये वाला ग्रुप है ना वो इसी के ऊपर लगा देते हैं। तो अब देखो, अब मेरे पास ये कायल कार्बन बन गई। मैंने ग्रुप सेम रखे हैं, मतलब अल्काइल अमाइन है, मिथाइल कीटोन भी है, इसके अंदर बेंजीन रिंग भी आ रहा है। सिर्फ किया क्या है कि मेरे पास 2 ऑप्शन पॉसिबल थे उनको एडजस्ट करने के, तो मैंने जो दूसरा ऑप्शन बनाया है उसमें सिर्फ मैंने ये ध्यान रख लिया कि वो कायल कार्बन बन गई। ठीक है, समझ आ गई ये जे और एल के स्ट्रक्चर। जी मैम। अच्छा, अब आपने के को बनाना है। अब के में नेक्स्ट देखना है कि इसमें एल्डिहाइड और फिनाइल अमाइन है। मतलब अब जब मैं बेंजीन रिंग लगाऊंगी ना, उस बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट NH2 लगाना है, बिकॉज फिनाइल अमाइन होना चाहिए, तो कोई कार्बन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इन दोनों के। अच्छा, अब दूसरा मैंने इसके अंदर एल्डिहाइड लगानी है और कार्बन भी पूरे करने हैं। तो अभी तक मेरे पास सिर्फ 6 कार्बन हुए हैं, तो इससे क्या करते हैं, 9 थे टोटल। तो CH और कायरल भी बनाना था, ठीक है। तो अब देखो, जब 3 कार्बन मैंने सोचा ना, तो पहले तो जहन में आ गया अच्छा ठीक है, तीनों कार्बन को सीधा चेन में लगा। अब कायरल बनाना था ना, तो यहाँ पे देखो नजर आ रहा है कि यहाँ पे मैं अगर ये जो एक कार्बन है ना इसको ब्रांच बना दूं, इसको उठा के मिथाइल कर दूं, तो मेरे पास ये काली कार्बन बन जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शनल ग्रुप्स को नहीं चेंज किया, मतलब आई स्टिल हैव एल्डिहाइड, आई स्टिल हैव फिनाइलमाइन। सिर्फ फर्क क्या पड़ा कि मैं जो स्ट्रेट चेन बना रही थी उसको मैंने चेंज किया थोड़ा सा, टू हैव अ कायल कार्बन। तो ये मेरे पास के का स्ट्रक्चर आ गया। अब एम का स्ट्रक्चर तो हम ऑलरेडी ऊपर प्रोडक्ट भी बना चुके हैं, अगर उसे बनवा ली हैं, हमें फॉर्मूले जो दिए हुए थे उनको सिर्फ हमें जोड़ना है। अमाइड जो था उनको जोड़ के बनाना है। तो हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ में अमाइनो लगा हुआ था, और उसका सी डबल बॉन्ड ओ के बाद 2 कार्बन होनी चाहिए, बिकॉज यही कंपाउंड जब टूटेगा तो ये आपके पास अमाइनो बेंजीन बन जाएगा और सोडियम प्रोपेनोएट बन जाएगा। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एम एंड ये स्ट्रक्चर समझ आ गए?
आप सिर्फ जी ये मैम। देखो कि मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कर रही हूँ, ठीक है। आपने यही क्वेश्चन, इफ यू फाइंड दिस क्वेश्चन टू बी डिफिकल्ट, आपने करना क्या है, आप इसका क्वेश्चन ये जून 17 का 4-1 है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं है, लेकिन इस आई थिंक इसका जो दूसरा वेरिएंट था ना, उसके अंदर भी ऐसा ही कोई थे जिसने क्वेश्चन डाले थे। तो आपने इन क्वेश्चन को आज के आज खुद से अटेम्प्ट करना है, और वहां देखना है, जैसे होता है ना, बंदे के जहन में आ रहा होता है कि यार ये क्यों नहीं हो सकता, जैसे मैंने तो बना दिए, फाइनल बना दिए, आपके जहन में आ रहे हो, उस वक्त लिखते हुए कुछ आ रहे हो, आप उनको बनाओ। बनाने के बाद देखो कि ये जो आपके पास पीछे उसकी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, उनके हिसाब से ये कंपाउंड आंसर हो सकते हैं या नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन उन पे अप्लाई हो जाए, तो फिर आपका वो आंसर ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जैसे बीच में काइल कार्बन नहीं आ रही, या वो फिनाइल अमाइन की जगह में अल्काइल अमाइन बन रही है, या वो कीटोन तो है लेकिन वो मिथाइल कीटोन नहीं है, अगर ऐसा कोई मसला आ रहा है, तो फिर वो स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा। अच्छा, इसका लास्ट आई थिंक पार्ट रह गया। उसमें उसने क्या कहा है कि कंपाउंड N इज अनदर आइसोमर व्हिच हैज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड आल्सो कंटेन्स अ बेंजीन। अब ये पिछले वालों से कहानी डिफरेंट है, ये एक और आइसोमर की बात हो रही है। N कंटेन्स द सेम फंक्शनल ग्रुप एज M। इससे क्या पता लगा कि ये भी अमाइड है, इसके अंदर अमाइड है। अच्छा, when heated with NaOH, N produces ethyl amine and a sodium salt। ethyl amine का मतलब हुआ कि जो N वाली साइड है ना, उस पे 2 कार्बन है, ठीक है। उसके बाद जो सी डबल बॉन्ड ओ वाली साइड है, वहां पे बाकी काम मैंने पूरा करना है। अब देखो, मेरे पास टोटल 9 कार्बन है, 9 कार्बन में से 3 यहाँ शो हो रहे हैं, इसका मतलब है कि सी डबल बॉन्ड ओ वाली साइड पे बेंजीन रहेंगे, अगर मैं लगा दूंगी तो 6 कार्बन पूरे हो जाएंगे। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो आपके पास कंपाउंड है ना, ये आपका कौन है, एन है, तो दिस इज एन। उसने आपसे पूछा क्या कि एन प्रोड्यूसेस थाइलामाइन एंड सोडियम सॉल्ट डब्ल्यू। उसने हमसे आंसर जो यहाँ पे पूछा मैंने, डब्ल्यू का पूछा हुआ है। तो हमारा जो डब्ल्यू है वो क्या होगा, इसको तोड़ा, ये वाली जो साइड है ये आपको कार्बो सॉल्ट देगी। तो आपका जो आंसर है, मतलब जिस बॉक्स के अंदर आपने लिखना है, वो सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस Na प्लस। तो दिस इज द आंसर। जैसे वर्किंग करते हुए, जैसे अभी मैंने वर्किंग करते हुए मैंने बीच में ऊपर ही वर्किंग कर ली, तो आपको ये मसला नहीं है। आप डब्ल्यू जैसे देखो ना, मेरे पास बॉक्स में तो चलो जगह नहीं रही, मैं डब्ल्यू एरो करके इसको बता दिया कि मैं ये आंसर है, ये उसको बता दिया कि ये एन है। एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, मुझे इरेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ आ गया ये वाला पार्ट। यस मैम। ठीक है, अब आपने आज ये वाला जो है ना, एक जून 17 का 4-1 वाला, ये वाला पेपर आपने दोबारा इसको देख लेना, यही वाला क्वेश्चन देख लेना, और इसके जो दूसरे वेरिएंट्स है ना, वहां पे देखना कि ऐसा कोई मिलता जुलता क्वेश्चन हो, तो वो आपने उनको अटेम्प्ट कर लेना, सही है। फिर कल मुझे बताना जो भी सॉल्व किया। चलो ओके, मैं अल्लाह बंद हाफिज़। करता हूँ।